फ्रेंड्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो कि हमारा है वर्ण विचार। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े और नहीं हो सकते, जिसके खंड हम और नहीं कर सकते हैं, वह वर्ण कहलाती है। जैसे उदाहरण है, मीना गीत गाती है। अब मीना है, इसके हम ये पूरा एक शब्द है, ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनके हमने अलग अलग वर्णों को लिखा है। मीना म धन ई धन न धन आ, इसके हमने वर्णों को अलग किया है, इनकी मात्राओं को अलग करके हमने लिखा है। गीत ग धन ई धन त धन अ, गाती ग धन आ धन त धन ई, हे ह धन ऐ। इनको हमने क्या किया, मात्राओं के साथ स्वरों को और व्यंजनों को हमने मात्राओं के साथ अलग अलग करके वर्णों के रूप में लिखा है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि हमने इसको पढ़ा है, उदाहरण देखा है, उपयुक्त शब्द इनके सामने लिखी ध्वनियों से मिलकर बने हैं। ये जो ध्वनियां हैं, इनसे मिलकर शब्द बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अतः इन्हें वर्ण कहते हैं। ये जो ध्वनियां हैं, इनसे मिलकर ही यह पूरा एक शब्द बना है, तो हम इसको, ये जो वर्ण कहलाते हैं, इनको अब और अलग नहीं कर सकते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? 11 स्वर और 33 व्यंजनों को संयुक्त करके, मिश्रित करके निश्चित क्रमबंध में लिखा जाता है, निश्चित तरीके से लिखा जाता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का समूह बन रहा है 11 स्वर और 33 व्यंजनों का। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार हैं। स्वर अ आ ई उ रे ए ओ औ, ये 11 स्वर हैं। अयोग वाहे अंग और अह। आगत ध्वनियां हैं आ और नुक्ता। नुक्ता किसी में भी जैसे हमने लिखा है फ, तो ये जो बिंदी आती है ये नुक्ता शब्द कहलाता है, ये नुक्ता होती है। व्यंजन होते हैं हमारे क से लेकर क ख ग ड च छ ज झ ट ठ ढ ण त थ धन प फ भ भ म य र ल व श श स ह, ये हमारे व्यंजन होते हैं। अन्य होता है ड और ढ। संयुक्त व्यंजन श त्र ज्ञ और श, ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नुक्ता, जैसे मैंने आपको ये बताया है, नुक्ता शब्द है, ये अरबी और फारसी के शब्दों में किया जाता है। इसका प्रयोग हम अरबी और फारसी के शब्दों में प्रयोग करते हैं। हिंदी में ड और ढ, ये ड, ये ड और ये ढ, हिंदी के दोनों शब्द, दो ध्वनियों का बड़ा महत्व है। ये दोनों ड तथा ड से बिल्कुल अलग है। यह इस ड और ये इस ढ से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें नीचे बिंदी भी लगी हुई है। अतः बोलते और लिखते समय ध्वनियों को स्पष्ट में प्रयोग करने में सावधानी रखनी चाहिए। जब हम इसको लिखते हैं, जब बोलते हैं, तो इसकी जो ध्वनियां होती है, ये होती है ड ड, ये होती है ड ढ। इस प्रकार से इनकी ध्वनियां परिवर्तित होती है। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। जो मुंह से निकलती है हवा, हम जो बोलते हैं, वह बिना रुकावट के निकलती है जब हम स्वर बोलते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है, जिनका उच्चारण करने में, बोलने में थोड़ा सा समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे अ, ई, उ, री, इनको हम जल्दी बोल देते हैं, समय नहीं लग रहा हमारा। अब आता है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है। जो ह्रस्व स्वर है उनसे इसमें दुगना समय लगता है, यानी कि ज्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए ओ औ, इनमें जो ह्रस्व स्वर है उनसे दुगना समय लग रहा है। और जो प्लुप्त शब्द है, उन स्वरों में, उनमें दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। जैसे ओम,
ओम बोलने में हमको इसमें ओम ज्यादा समय लग रहा है। इसका प्रयोग बहुत कम होता है। जो प्लुप्त शब्द होता है इसका प्रयोग कम होता है। दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर जो होता है इसका प्रयोग ज्यादा होता है। प्लुप्त स्वर का प्रयोग प्राय दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे अरे, शाम, इधर, आना। इसका प्रयोग हम जब दूर से किसी को बुलाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग किया जाता है, किंतु जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है, उन्हें हम मात्रा कहते हैं। सभी व्यंजन अ की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिलनी होती तो उनके नीचे चिन्ह लगाते हैं। कौन सा चिन्ह लगाते हैं हम उसमें? हलंत वाला चिन्ह ये लगा देते हैं, जैसे क, न, य, र, ल, व आदि। इसे हल चिन्ह या हलंत चिन्ह भी कहा जाता है। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हलंत हट जाता है। जब अ लगाते हैं हम तो उनमें जो ये हलंत लगा रहता है चिन्हों में वह हट जाता है। जैसे हमने ल लिखा है तो हम जैसे इसमें अ को मिलाएंगे तो ये जो होगा यह हट के ल बन जाएगा। नीचे दिए गए उदाहरणों में दोनों का अंतर है र धन उ। अब देखिए आप, ये र धन उ ये वाला है, ठीक है, र धन उ है। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या बना, रू, ये रू बन गया। आ रहा है रू, अ बोलने में आ रहा है हमारा। रुकना, रुस्तम, रुपया, रुचि आदि। अनुस्वार। जिन स्वरों को बोलते समय हम हवा केवल नाक से निकलती है, जिन स्वरों को बोलते समय हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदी, ये जो बिंदी होती है इसके रूप में किया जाता है, इसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग बिंदी के रूप में किया जाता है। जैसे कि उदाहरण है, जैसे कि हमने लिखा है ये बंदर, ठीक है, कंगन, ये इसके उदाहरण हैं, ये अनुस्वार कहलाते हैं। अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से और नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक का प्रयोग वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसका किसमें? अनुनासिक का चंद्र बिंदु, जैसे कि गांव, चांद आदि का प्रयोग किया जाता है। इसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं क्योंकि ये चांद के शेप का होता है, चांद के आकार का होता है। विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं हम? जैसे कि आपने संस्कृत में भी पढ़ा है, यह विसर्ग कहलाता है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है तथा इसका चिन्ह यह वाला कहलाता है विसर्ग में। इसका प्रयोग ह के स्थान पर होता है। इसका उच्चारण स्वरों के साथ होता है, जैसे प्रातः, अतः, परंतु यह स्वर नहीं है। इसका प्रयोग किसमें होता है? अतः, प्रातः, किंतु यह स्वर नहीं कहलाएंगे। अब आता है हमारा व्यंजन। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वर के साथ जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को लिखते समय हमें स्वरों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तभी वह व्यंजन लिखे जाते हैं, अन्यथा वह नहीं लिखे जाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुंह से किसी भाग, तालु या ओष्ठ, तो गले से, तलवे से, यहाँ से या फिर ओष्ठ से टकराकर या रुककर बाहर निकलती है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, परंतु 4 संयुक्त व्यंजनों को ड, ढ, ओ को मिलाकर कुल 39 व्यंजन है। व्यंजन के भेद है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। जो जीभ होती है मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है। क, ख, ग, घ, ड, ये अलग अलग, इसमें मुख के अलग अलग स्थानों पर ये जीवा टकराती है और अलग अलग वर्णों का उच्चारण होता है। अंतःस्थ व्यंजन, इन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा यानी कि जीभ पूरी तरह से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती है
अंतःस्थ होते हैं, जैसे य, र, ल, व। यह क्या करती है, जीवा पूरी तरह से उच्चारण करते समय अवयव का प्रयोग नहीं करते, स्पर्श नहीं करती उसको। उष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से हवा रगड़ती हुई एकदम से तेज प्रवाह से उष्मा या गर्म होकर बाहर निकलती है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। श, स, श, ह, यह एकदम तेज प्रवाह से निकलती है। अब आता है संयुक्त व्यंजन, जो कि हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द्वित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन के समान स्वर सहित व्यंजन से मेल को द्वित व्यंजन कहते हैं। आप इस पाठ को दोबारा पढ़िए, और अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप बताइए। जैसे कि आप जानते हैं, पूर्व कक्षा में भी पढ़ चुके हैं स्वर और व्यंजनों के बारे में। तो आप अगर स्वर की और व्यंजन की अच्छी सी भली प्रकार आप जानते हैं, तो आप इस वर्ण विचार को आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।